नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के विधायक दल के नेता शामिल रहे। सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित भी किया, जिस दौरान उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलवाने में मदद की अपील की है। सर्वदलीय बैठक में सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ ही नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी विधायक दल अखिलेश यादव की जगह पर कौशाम्बी के मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज मौजूद थे। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 मई को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। 23 मई से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ विधानमंडल दल की बैठक की है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी के सभी एमएलए और एमएलसी बुलाए गए थे। इस बैठक में अखिलेश बजट सत्र के दौरान योगी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाते नजर आए। बैठक में सभी एमएलए एमएलसी को मौजूद रहने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि सपा कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और किसानों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को सदन में घेरती नजर आएगी। सरकार जनता के सवाल से बचना चाहती है। ऐसे ही एक कल बजट सत्र की शुरुआत है और आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा, बजट सत्र की एक लंबी अवधि रहती है। शुरू में ही अगर हम उसकी चर्चा करें तो बजट सत्र को इन्होंने छोटा करके खुद ही जनता के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि आखिर बहुमत की सरकार जनता के सवाल से क्यों बचना चाहती है। तो हम सब जो जनता के ज्वलंत सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था जो तार तार हो चुकी है, जो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। ललितपुर में जिस तरह से बेटी के साथ थाना परिसर में रेप की घटना घटी, जिस तरह से चंदौली के अंदर घटना घटी, सिद्धार्थनगर के अंदर घटना घटी, इन सारे सवालों पर हम लोग तार्किक तरीके से बात रखने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बजट सत्र की अवधि को कम करके जनता के सवाल से पहले ही भागना चाह रही है। हम सब मांग करेंगे कि बजट सत्र को बढ़ाया जाए। कल वो पूरे बड़े से बड़े चैनल में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातें रख दी। हम उस पर कोई प्रश्न आपको नहीं करना चाहते। जब उन्होंने स्वतः आके सारी बातें रख दिया तो वो हमारे बहुत वरिष्ठतम सदस्य हैं, हम लोग उनसे सीखते पढ़ते हैं। तो उस सवाल पर खुद ही आपको कल उन्होंने रखी अपनी बात। माननीय आजम खान साहब इस विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं, तो वो आएंगे, उनका हम लोग वेलकम करेंगे। नहीं, हमें उनके किसी कार्यक्रम की नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कल वो आएंगे और आएंगे तो मुख्य सचेतक होने के नाते मैं उनका स्वागत करूंगा। हम लोगों की ये मांग है कि सदन को बढ़ाया जाए। सदन कुल 6 दिन का हो रहा है, जो कि पूरी बहस में नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी लोगों की ये मांग है कि सदन का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि सारे विषयों के ऊपर चर्चा हो। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। जनता ये जानेगी कि हमारी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर लड़ने का काम कर रही है और सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है। सरकार जो है नहीं चाहती है कि बहस हो, सरकार नहीं चाहती है कि बढ़ती हुई महंगाई के बारे में विधायक बोले, जनता जाने। सरकार नहीं चाहती है कि जो दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है उस पर चर्चा और बहस हो। अब उनको निमंत्रण गया है, जो है वो तो पीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आजम खान साहब को निमंत्रण गया है। आजम खान साहब को आना चाहिए। उनका स्वास्थ्य खराब है, जानकारी ये मिली है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उन्होंने एक कह दिया है कल कि हम समाजवादी पार्टी में थे
और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। जेल में 27 महीने बिताने के बाद रामपुर लौटे समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है। आजम खान ने लखनऊ में बुलाई गई सपा विधानमंडल की बैठक से भी दूरी बना रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक रविदास महलोत्रा ने अपने एक बयान में कहा कि कल समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधानसभा सत्र में शामिल होंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बगल में आजम खान की विधानसभा में कुर्सी लगाई गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव, आजम खान, रविदास महलोत्रा एक साथ बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में मौजूद रहेंगे और समाजवादी पार्टी के तरफ से अपनी बात कहने का काम करेंगे। हाँ, उनकी सीट जो है अखिलेश यादव के बगल में आजम खान साहब की बाएं तरफ आजम खान साहब की सीट है और दाएं तरफ मेरी सीट है। आजम खान साहब जेल में थे इसलिए उनकी शपथ नहीं हो पाई है। आजम खान यहाँ पर आएंगे और विधानसभा के कक्ष में, अध्यक्ष कक्ष में उनकी शपथ ग्रहण समारोह होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आजम खान और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अखिलेश और आजम खान को लेकर कहा कि अखिलेश ने आजम को जितनी हो सकती थी उतनी मदद की है। साथ ही सपा सांसद ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि ये सब बीजेपी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए रणनीति के तहत कर रही है। हम तो समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन ये बात नहीं है कि साहब वो जो मदद कर सकते थे उन्होंने की है मदद। जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद का ताल्लुक है, उसके अंदर जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसके वो जो होता है पानी का हौज, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं है। और कोई भी मस्जिद जब बनाई जाती है तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ क्यों रखी जाएगी जो किसी भी मुखालिफ को, किसी भी दूसरे अकीदे के आदमी को, मजहब के आदमी को कोई मौका मिले। ये तो इनकी कहने की बात है। ये तो चूँकि इस वक्त इन्हें सन 24 दिखाई दे रहा है, सन 24 में को जीतने के लिए ये चाहते हैं कि नफरत और पोलराइजेशन इतना कर दिया जाए कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम की नफरत और बढ़ जाए और सारा हिंदू वोट हमें मिल जाए। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। पेट्रोल के दामों में घटौती करने के लिए धन्यवाद किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार का। आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में 9.5 रुपए और डीजल के दामों में 7 रुपए की घटौती सरकार की तरफ से की गई है और जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का धन्यवाद भी प्रेषित किया है। 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम पदार्थों पर कम होने का परिणाम प्रत्येक वस्तु के दाम पर भी पड़ेगा। समाज के प्रत्येक तबके को इससे राहत मिलेगी। स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी, संवेदनशील व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस समय इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सपा के कद्दावर नेता और शहर विधायक आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार में आजम खान ने अपने करीबी गुड्डू मसूद से जो है जेल में मुलाकात करी है, जिनसे वो मिलने के लिए पहुंचे थे। जेल के बाहर आजम खान के समर्थक आजम खान के
इंतजार में खड़े रहे। जिला कारागार से बाहर निकलकर आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन हालातों में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं। आजम खान ने कहा, विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, मैं 10वीं बार विधानसभा में जाऊंगा। वहीं आजम खान से मीडिया ने सवाल किया कि आपकी कुर्सी सदन में अखिलेश के बराबर में पड़ी है, तो इस पर आजम खान ने कहा, मुझे तो नाराजगी की कोई वजह समझ नहीं आती, नाराज होने के लिए कुछ आधार चाहिए, मैं तो खुद ही निराधार हूँ, मेरा अपना ही कौन सा आधार है। मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में नेता आराधना मिश्रा ने आज प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की ओर से राशन कार्ड के सत्यापन और अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर कहा कि जो सरकार राशन वितरण स्कीम की विस्तार की बात कर रही थी, वो सरकार अब गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी राशन के लिए पात्र का, वो गरीब विरोधी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र राशन कार्ड को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी मौजूद हैं, इनसे ही खास बातचीत करते हैं। आराधना जी, सरकार ने एक सख्त गाइडलाइन जारी किया है कि अपात्र राशन कार्ड जो इसका उपयोग करके राशन ले रहे हैं उनको रोका जाए और उनके जो है वो अपना सरेंडर कर दें, तो इससे आपको क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, बेशक जो लोग अपात्र हैं, जो सही मायने में है और गलत तरह से राशन ले रहे हैं, उन पे सरकार कार्रवाई करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर अगर आपने वो गाइडलाइन पढ़ी होगी, उस गाइडलाइन से क्या आपको नहीं लगता है कि गरीब आदमी भी आहत होगा? अगर किसी के घर में 1 बिस्वा जमीन भी है तो वो पात्र नहीं है। अगर किसी के पास घर में गाय है, भैंस है, बैल है, जो कि अमूमन किसान के घर में होती है, वो भी पात्र नहीं है। जो किसी भी तरह का मुर्गी पालन कर रहा है, छोटा मोटा व्यवसाय करके उसके पास जमीन नहीं है तो वो अपना पेट पाल रहा है, परिवार को पाल रहा है, वो भी इसका पात्र नहीं है। तो ये पूरी तरह से जो हमारा कानून है, खाद्य कानून है 2013 का, उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। हमें ज्यादातर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उन तक हमें राशन पहुंचाना, ये हमारे ये कानून में संविधान का हिस्सा है। और फिर दूसरा सवाल, क्या ये मानक पहले नहीं थे? आज आप रिकवरी की बात क्यों कर रहे हैं? उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनी जी, रोकूंगी मैं। अपात्र राशन को लेके आप मुद्दा उठा रही हैं। हाँ, हो सकता है गाइडलाइन को लेके मैंने भी पढ़ा, आपत्ति हो सकती है, मगर देखा जाए तो 43,000 तक लोगों ने अपात्र जो हैं उन्होंने सरेंडर किया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये 43,000 लोग जो सरेंडर किए हैं वो 43,000 नए गरीब भी आएंगे? आप बात को नहीं समझ रही। यहाँ पे करोड़ों लोगों को राशन की बात कही गई है। 43,000 संख्या है, वो जिन्होंने जो गलत थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, पर जो लाखों लोग इससे आहत हो जाएंगे, आप उनके बारे में नहीं सोच रही। जो लोग नए आएंगे उनका स्वागत उन्हें मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले उतना अच्छा है, पर जो सही में पात्र हैं और इस मानक की वजह से वो अपात्र हो जाएंगे, उनका पेट कौन पालेगा? कल से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, तो ऐसा आकलन किया जा रहा है कि आराधना मिश्रा इसको लेकर बड़ा उठा सकती हैं, बहस छेड़ सकती हैं, तो क्या ऐसा संभावना दिखाई जा रही है? मैं इस विषय को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाऊंगी। ये थी आराधना मिश्रा। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा अपात्र लोगों से लेकर परहेज नहीं है, बल्कि हमारा इससे है कि अपात्र लोग तो हैं, लेकिन जो गाइडलाइन जारी की है सख्त तो है, मगर उसमें कई गरीब भी नब जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को उन गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, अपात्रों के चक्कर में पात्र लोगों का भी कहीं जीना मुहाल ना कर दें। कैमरा रियाज के साथ मजरा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर घटाए गए एक्साइज ड्यूटी को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अब राज्य सरकार से भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की बात कही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि काफी समय बाद अब केंद्र ने
देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और तनाव, इन तमाम की मार से त्रस्त बदहाल जीवन जीने को मजबूर लोगों को पेट्रोल डीजल के शुल्क से थोड़ी राहत दी है। अब यूपी और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र की बात मानकर इन पर तत्काल वैट को कम कर दें। इसी तरह अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक स्वार्थ और अपना नफा नुकसान को त्यागते हुए साथ मिलकर दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही इन राष्ट्रीय समस्याओं पर समुचित ध्यान दें, ताकि यहां आम जनजीवन सामान्य हो सके। सिद्धार्थनगर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। ये सड़क हादसा एक अनियंत्रित बोलेरो के खड़ी ट्रक के अंदर घुस जाने से हुआ। दरअसल बोलेरो गाड़ी एक बारात से लौट रही थी, इस दौरान जोगिया कोतवाली क्षेत्र में NH 28 पर खड़ी एक ट्रक में बोलेरो घुस गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं सड़क हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने भी शोक व्यक्त किया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में पीएम ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ, ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएम मोदी ने PMNRF फंड से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो वहीं प्रत्येक घायलों को 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शनिवार देर रात नैनीताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आज सुबह नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो BD पांडे अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिलने पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की सराहना भी की। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने चिकित्सकों के लिए आवास और आउटसोर्स से कर्मचारी उपलब्ध कराने की मांग की है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों के आवास के लिए जल्द बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। तो वहीं धन सिंह रावत ने चंपावत चुनावों को लेकर कहा कि चंपावत की जनता बीजेपी को विकास के नाम पर जरूर वोट देगी। मैं 3 दिन से वहाँ चुनाव प्रचार में गया था और बहुत अच्छी स्थिति है। हम रिकॉर्ड वोटों से हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और चंपावत के लोगों ने ये तय कर दिया है कि वे हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, विकास के नाम पे वोट देना है और मुख्यमंत्री को चुनाव जिताना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न राजनीतिक और सामरिक संबंधी विषयों पर संवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। साथ ही कहा कि वो चाहते हैं कि देश के अन्य राज्य भी अपने अपने राज्यों में कॉमन सिविल कोड को लागू करें। अभी 2 दिन पहले हेमकुंड यात्रा को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है वहां से ऋषिकेश से, और गुरु गोविंद सिंह जी की वो तपस्थली रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां केदार बाबा के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि जल्दी ही जो है हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे बनेगा। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि बाबा केदार कृपा करें, हमारे गुरु घर से कृपा हो कि जल्दी से जल्दी बने। सरकार उसके लिए तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस है कि जल्दी से जल्दी हेमकुंड की यात्रा जो है रोपवे से भी लोग कर पाए। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में चर्चाओं पर उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के जनता के प्रति प्रेम है। नरेश बंसल ने कहा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें से 4 राज्यों में भाजपा को फायदा हुआ है और भाजपा ने वहां अपनी सरकार भी बनाई है, जबकि पंजाब में भी पार्टी को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद ने आने वाले चंपावत उपचुनाव को लेकर भरोसा जताया है कि पार्टी चंपावत में भी जीतेगी।
को जनता का भरपूर समर्थन हर प्रकार से मिल रहा है और ये भी सुखद क्षण होगा कि जब हम 8 सांसद 5 लोकसभा के 3 राज्यसभा के एक ही इसी विचारधारा के होंगे, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको लेकर चल रही है। तो आगे आने वाली जो अभी हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारी तैयारी है कि जब हम स्वाधीनता के 100 वर्ष मनाएं तब तक भारत विश्व के सबसे अग्रणी और मजबूत देशों में खड़ा हो और उत्तराखंड भी 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में हो, इसको लेकर हम सब काम करेंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर बैठक के दौरान इसको लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। उन्होंने कहा, पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री काफी परेशान हो रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि तीर्थयात्री यात्रा मार्ग में सुलभ इंटरनेशनल की व्यवस्था से खासा नाराज हैं और आगे कहा कि वैष्णो देवी यात्रा के तर्ज पर ही केदारनाथ यात्रा का संचालन होना चाहिए, जिससे तीर्थयात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। तो वहीं अव्यवस्थाओं को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही पर्यटन मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर समय फोन ऑन रखने और जनप्रतिनिधियों और जनता के फोन रिसीव करने के लिए कहा गया है। वहीं कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो मुझे वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें मुझे लगी हैं, जैसे वहाँ पे हमारे जो सफाई व्यवस्था है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सफाई व्यवस्था पे मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कूड़ा एकत्रित हो रहा है वो एकत्रित नहीं हो पा रहा है, जिसका हमारा क्या है कि सबसे बड़ा है सफाई अभियान, क्योंकि अगर सफाई नहीं रहेगी तो चाहे बाहर का यात्री हो चाहे जनपद का हो, किसी को भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो कूड़ा जहाँ तहाँ फैला है और जो हमारे सुलभ वाले वहाँ पे कर्मचारी हैं वो मुझे बिल्कुल भी दिखे नहीं, क्योंकि जो मंदिर परिसर में है वो तो हैं, लेकिन जो रास्ते में है जहाँ ज़्यादा गंदगी है, जैसे घोड़े खच्चर चल रहे हैं और हमारे जो घोड़े की लीद है और उसमें बारिश भी हो रही, तो वो सब मिक्स होके वो ऐसा लग रहा है कि उसमें फिसलन हो रही है, तो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे हो रही हैं। हिदायत दी है और जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है सभी अधिकारियों को दे दिए गए। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान नेताओं ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में एडमिन नुपुर वर्मा को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन में किसान आयोग के गठन, एमएसपी की गारंटीड कानून, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली समेत कई मांगों का जिक्र है। हमने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ एक एमएसपी की गारंटीड कानून के लिए और किसानों को फ्री बिजली, 12 के लिए फ्री बिजली, खाद और बीज की जो समस्या आ रही है उसके लिए, और बहुत सारे 13 मुद्दे हैं इस तरह के। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे रुड़की में जो है अवैध वसूली स्कूलों द्वारा की जा रही है और एक स्कूल है उसके सामने जो है इतना जोड़ भरा हुआ कि आदमी पैदल भी निकल सकता, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही। उसके सौंदर्यीकरण की जो गाथा गाते हैं ये लोग कि रुड़की सुंदर रुड़की, ये रुड़की वो रुड़की, वहाँ का हाल उन्हें बताया गया है। दूसरे जो गांव के वो थे हमारे जोहड़, उनकी सफाई के लिए दिया गया है और जो अवैध उन पर कब्जा हुआ है उनके लिए ज्ञापन दिया गया है और एडीएम द्वारा हमारा ज्ञापन लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।